What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज से हम शुरू करेंगे हमारा एक नया यूनिट। 10 नंबर का यूनिट है। यूनिट का नाम क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। चैप्टर नंबर 8 में बेटा टोटल 4 यूनिट्स हैं। समय लेगा ये चैप्टर क्योंकि थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है। ऑल्दो हमारा हो जाएगा बहुत अच्छे से क्योंकि पढ़ाऊंगा बहुत शिद्दत से, बहुत डिटेल से। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक एक चीज कवर होनी चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं इसके अंदर क्या क्या है। लेट्स बिगिन। बच्चों ये जो पहला वाला यूनिट है ये 2 पार्ट्स में आएगा, बाकी अगले वाले वन शॉट ही हम कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। इसके अंदर हम मेनली मनी डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ थ्योरीज ऑफ मनी पढ़ेंगे, देन हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 यूनिट्स हैं बच्चों। सबसे पहले मनी डिमांड, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद फिर मनी सप्लाई, उसके बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी। तो बहुत ध्यान से इसको समझना मेरे साथ साथ, ठीक है। ऑल्दो सारी चीजें आप कवर करते जा रहे हो बट इस पे थोड़ा ज्यादा जोर देना क्योंकि इसमें ना कुछ छोटी छोटी माइनॉरिटीज इश्यूज हैं जिसपे नंबर कट जाते हैं। तो बहुत अच्छे से करके चलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मनी की बात कर रहा है कि मनी पुराने टाइम से किस तरीके से आया, कैसे आया, उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, मनी इज इसेंशियल फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है तो आपको पैसा चाहिए। फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स एंड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, राइट। ऑल्दो वी यूज मनी डेली बट मैनी पीपल डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड कि होता क्या है और हाउ इट वर्क्स। तो हम बहुत शानदार तरीके से पूरी यूनिट में सब कुछ कवर करके चलेंगे। सबसे पहले मनी 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, वैसे तो 4 करता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5, 6 क्लास 12 इको में पढ़ा है तो मनी के 4 फंक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 की ही बात कर रहे हैं मेनली। कौन कौन से? नंबर 1 स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि आप पैसे को स्टोर कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। भाई देखो पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। तो सामान हमने अगर फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लिया तो वो खराब भी हो जाता था क्योंकि कमोडिटीज है ना। आपने फ्रूट्स वेजिटेबल स्टोर कर लिए, अब उनकी तो एक शेल्फ लाइफ है, उसके बाद वो खराब हो जाएंगे। बट पैसा जब से आया तो आप स्टोर कर सकते हो, आप सेविंग कर सकते हो, लोग अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो पैसे का सबसे बड़ा यूटिलिटी तो यही है कि आप उसको स्टोर कर सकते हो, राइट। उसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि एक मनी एक बेसिस बन गया जिसके आधार पे आप कुछ भी मेजर कर सकते हो। यानी कि पहले क्या होता था, बाइंग सेलिंग एक साथ ही होती थी बच्चों। बार्टर होता था ना, भाई मुझे कोई चीज चाहिए तो उसके बदले में आपको भी कोई चीज मुझे देनी पड़ेगी। तो बाइंग और सेलिंग एक साथ चलती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मनी जब से आया तो हर चीज को आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। तो अगर आपको बाय करना है, पैसा देके खरीद लो, आपको बेचना है, आपको पैसा मिल जाएगा। तो साथ में नहीं होता बाइंग और सेलिंग, अलग अलग हो गया। तो मनी ने उसको स्प्लिट कर दिया। तो मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट बन गया, या फिर हम मेजर ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं, जिसने हर चीज को इसके टर्म्स में मेजर करना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है ना। भाई मुझे अब ये बोर्ड खरीदना है तो मनी की टर्म्स में आ जाएगा, मुझे कैमरा खरीदना है, माइक खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, आ जाएगा ना। कितना सिंपल है। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन वे टू मेजर प्राइसेस। तीसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक माध्यम है। मनी क्या बन गया? एक माध्यम बन गया जिसके थ्रू कुछ भी एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी आप हर चीज, गुड्स, सर्विसेज, टाइम, कोई भी चीज हो बच्चों, आप उसको मनी की टर्म्स में क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आप क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो, है ना, कि हर चीज कितनी कितनी आ जाएगी। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो ये मेन 3 चीजें आपको मनी के फंक्शंस में सिखाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, विदाउट मनी वी वुड रिलाई ऑन बार्टर। पहले यही होता था, जब मनी नहीं होता था तो बार्टर चलता था, विच मीन्स एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी, जल्दी जल्दी से बताओ। 4 प्रॉब्लम्स आपने पहले पढ़ी हुई थी, याद है? 4 प्रॉब्लम्स आती थी। कौन कौन सी? सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। भाई मुझे जो चाहिए वो आपके पास तो है, लेकिन आपको जो चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं। तो कोइंसिडेंस एक तरफ से तो हो रहा है, दूसरी तरफ से हो नहीं रहा, तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम। अब मैं आपको अगर एक पेयर ऑफ शूज दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे कितनी चीनी मिलेगी? मुझे तो शुगर चाहिए,
कितनी शुगर मिलेगी मेजरमेंट ही नहीं हो पा रही है ना। स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम, हम स्टोर नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते थे। जैसे मनी से तो आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी करते हो। आज अगर आपको कोई भी चीज ईएमआई पे लेनी है आप ले सकते हो, आप आज सामान लेके फ्यूचर में उसका पेमेंट कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हो, लोन्स ले सकते हो। लेकिन बार्टर में तो ये सब पॉसिबल नहीं था, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी जो मनी ने दूर भी करी आके। तो देखो क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अ कार मैकेनिक वुड नीड टू फाइंड अ फार्मर हु नीड्स कार रिपेयर एंड ऑल्सो हैज फूड टू ऑफर। देखो क्या बोल रहा है, अगर कार मैकेनिक को खाना चाहिए था तो पहले तो उसको वो किसान ढूंढना पड़ता था कि भाई जो उसको खाना दे और उससे अपनी कार रिपेयर करा ले, क्योंकि वो तो कार मैकेनिक है, राइट। दिस इज डिफिकल्ट एंड इनएफिशिएंट, बहुत डिफिकल्ट भी होता था और बहुत इनएफिशिएंट भी था। मनी सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम, मनी ने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्योंकि मनी एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम बन गया। सिंपल, इट अलाउज पीपल टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन यूज दैट मनी टू बाय व्हाट दे नीड विदाउट नीडिंग डायरेक्ट एक्सचेंज, है ना। तो बेसिकली जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होने लगा तो मनी की डिमांड भी ग्रो होने लगी। अब यहां से कॉन्सेप्ट आया कि डिमांड फॉर मनी क्या होता है। डिमांड फॉर मनी का मतलब बच्चों की लोगों को कितना पैसा अपने पास चाहिए, लोग कितना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं ताकि वो आसानी से कुछ भी खरीद सके, है ना। भाई अगर मुझे अपनी दिनचर्या चलानी है तो मुझे डेली का खाना चाहिए, पानी चाहिए, घर के लिए हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें चाहिए, चलने के लिए व्हीकल्स चाहिए, काम करने के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें आएंगी तो पैसे से ही ना। तो मुझे कितने पैसे की जरूरत है ये सब इजीली करने के लिए, मैं कितना पैसा अपने पास रखना चाहता हूं, उसी को डिमांड फॉर मनी बोलते हैं। कितना आसान हो गया, है ना। देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फिएट मनी क्या होता है सर। बेटा फिएट का क्या मतलब होता है समझो। फिएट का मतलब है बच्चों एक्चुअल में जो आप करेंसी यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मेरी जेब में एक 500 रुपीज का नोट है। ये 500 रुपीज का जो नोट है ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा नहीं कि ये 500 का है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये आशीर्वाद के रूप में दिया कि बेटा ये ले, तेरा बर्थडे है कल, तो कुछ भी ले लियो, अपनी इच्छा से ले लियो, जो तेरा मन करे वो ले लियो। मेरे लिए इसकी वैल्यू 2, 4, 5, 10 करोड़ से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि मुझे आशीर्वाद के फॉर्म में मिला। बट अगर मैं इमोशंस को साइड में रखूं और इस पेपर नोट से 500 मिटा दूं किसी तरीके से, तो इस कागज के टुकड़े की क्या वैल्यू है? इस कागज के टुकड़े की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना बेटा। एक्चुअल में क्या होता था, एक पुरानी स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूं एक पुरानी स्टोरी। पुरानी स्टोरी ये है बच्चों कि पहले के टाइम पे कॉमोडिटी मनी चला करता था। कॉमोडिटी मनी का क्या मतलब है? कॉमोडिटी मनी का मतलब है कि सिक्के चलते थे, हम लोग मेटल कॉइन्स यूज करते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे, सिल्वर कॉइन्स चलते थे, तो सिक्के चला करते थे भाई, ठीक है। अब जब सिक्के होते थे वो बहुत भारी होते थे, उनकी वैल्यू होती, तो उनको कैरी करना, एक्सचेंज करना बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जैसे जैसे इकोनॉमी आगे आगे बढ़ने लगी, मॉडर्नाइज होने लगी, तो एक सिस्टम बना जिसके अंदर हम जो हमारे कॉइन्स वगैरह थे या जो भी हमारे मेटल के गोल्ड सिल्वर थे उनको हम बैंक्स के पास डिपॉजिट करते थे और बैंक उसके बदले में हमको एक स्लिप्स दे देते थे कि भाई लेट सपोज मेरा गोल्ड सिल्वर फॉर एग्जांपल 100 का है, तो बैंक मुझे एक स्लिप दे देगा 100 रुपए के हिसाब से। अब मुझे अगर कोई सामान खरीदना है तो मैं वो स्लिप 100 रुपए की जिससे सामान खरीदना है उसको दे दूंगा, वो जाके बैंक में से वो गोल्ड सिल्वर रिलीज करा सकता था। तो अल्टीमेटली हमने एक स्लिप सिस्टम चलाया जिसमें गोल्ड और सिल्वर को स्लिप्स की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वो जो स्लिप्स थी वो मार्केट में चलने लगी, तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार गोल्ड सिल्वर की तो जरूरत ही नहीं है, ये स्लिप्स भी काम कर सकती हैं। उन्हीं स्लिप्स को हमने फिर नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? नोटों में, रुपीज में। जो आज हम ये 500 का नोट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही स्लिप है एक तरीके से, लेकिन आज इसकी वैल्यू बहुत है। बट आज इस पे 500 लिख दूं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इस पे 500 प्रिंट करो, तो ये 500 में चलने लगा। गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे इस पे 1000 प्रिंट करो, तो ये 1000 में चलने लगेगा। ये कागज 500 1000 का थोड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर से इसकी वैल्यू 500 या 1000 बन गई। इसी को हम फिएट मनी बोलते हैं, यानी सरकार के आदेश से, ऑर्डर से जो वैल्यू जनरेट हो रही है इसकी, उसको हम फिएट मनी बोलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फिएट मनी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब मटेरियल वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना यार, पर्ची है। बट इट वर्क्स बिकॉज पीपल ट्रस्ट एंड एक्सेप्ट इट एज मनी। ये इसलिए चलता है क्योंकि लोग भरोसा करते हैं कि हाँ भाई ये 500 की चीज है, और उसको चलाते हैं बाजार में।
इट्स वैल्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट बैकिंग, सरकार ने बैक किया इसको, इसीलिए इसकी वैल्यू बनी। एंड पब्लिक बिलीफ, अर्लियर पहले लोग क्या यूज करते थे, वही कहानी पे आ जाओ, gold and silver as money, but carrying metals was difficult, so people started using paper notes backed by gold silver deposit in banks। देखो मैंने बोला ना backed by gold and silver, यानी जो गोल्ड और सिल्वर बैंक में रखा उसके बदले में जो पर्ची आई वो पर्ची चलने लगी बाजार में, वो सिस्टम। ओके बढ़िया सर, फिएट मनी समझ गए, ठीक है, हाँ सर मस्त। देखो अब एक अच्छा मनी में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये तो बच्चों आप सब नॉर्मली वैसे ही समझ जाओगे, बहुत ही आसान है। एक अच्छे मनी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छे मनी में क्वालिटीज है बच्चों कि ये जनरली एक्सेप्टेबल होता है। जनरली एक्सेप्टेबल का मतलब कि कोई मना नहीं करता, मैं कुछ भी सामान बाजार में लेने के लिए जाऊंगा, ये 500 का नोट दूंगा तो सब ले लेंगे, कोई मना नहीं करेगा, कोई डिनाई नहीं करेगा कि नहीं भाई ये तो चलता नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज जनरली एक्सेप्टेबल। दूसरा ड्यूरेबल होता है, भाई मैं अब 500 आज अपने पास बचा के रखूं, यूजुअली मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मम्मी हर साल, मेरे पापा मम्मी हर साल मुझे इस तरीके से बर्थडे पे आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ एक अमाउंट देते हैं कि तेरे को जो लेना है तू ले लियो यार। मेरे लिए वो पैसा अनमोल है बच्चों, मैं उसको संभाल के रखता हूँ, मैं उसको कभी खर्चता नहीं हूँ। मेरे पास 10 साल पुराने भी वो अमाउंट है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया कि ले बेटा ये 100 रुपये ले बेटा ये 50 रुपये ले बेटा ये 20 रुपये ले, ऐसे ऐसे भी मैंने नोट रखे हुए हैं। तो क्या वो आज भी अगर मैं चलाना चाहूँ चलेंगे या नहीं चलेंगे? आज भी मैं बाजार में जाऊँ वो 20 का नोट लेके, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा सर, है ना। हाँ वो जो 500,000 के पुराने बंद हो गए वो नहीं चलेंगे वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन मैं जनरल टर्म्स में बात करूं चलेगा ना। तो मनी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ड्यूरेबल होता है, यानी वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, वो काम करेगा भाई, खत्म नहीं होने वाली चीजें, राइट। तीसरा रिकॉग्नाइजेबल, ये तो कोई भी कर सकता है, पैसा तो भैया दिखते ही लोग एकदम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब आप चलते चलते रोड पे कोई कागज का नॉर्मल पर्ची पड़े देखो, तुम उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एकदम से अगर कोई करेंसी दिखेगा ना तुम एकदम से पहचान लो हाँ भाई ये तो नोट है, तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होता है, लोग एकदम पहचान जाते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट मतलब कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप कहो सर फर्जी नोट्स तो चलते हैं, वो बच्चों वाला बैंक, कौन सा बैंक होता है वो, बच्चा बैंक ऑफ इंडिया, वो तो चलते हैं बेटा, वो फन के लिए गेम्स के लिए चलते हैं, लेकिन मार्केट में ईजी नहीं है कॉपी करना, और अगर कोई करता भी है तो वो इलीगल है ना। तो इट इज वेरी हार्ड टू कॉपी और वेरी हार्ड टू फेक इट। उसके बाद रिलेटिवली स्केयर्स, ऑफ कोर्स स्केयर्स है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड नहीं है भाई। नॉट टू कॉमन बट सप्लाई कैन बी एडजस्टेड, सप्लाई हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो मनी सप्लाई में पढ़ेंगे कैसे आरबीआई करता है चीज़ों को। उसके बाद पोर्टेबल, आसानी से कैरी हो जाते हैं, आसानी से इधर उधर लेके जा सकते हो। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब सब सेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि 500 का नोट एक कोई किसी कलर का, एक किसी कलर का, एक किसी कलर का, ऐसा नहीं चलता, यूनिफॉर्म रहेंगे। उसके बाद डिविजिबल, डिविजिबल का क्या मतलब होता है बेटा कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट कैसे कर सकते हो, जैसे मेरे पास 500 का नोट है, मैंने 100 रुपए का सामान लिया तो 100 के 4 नोट मुझे वापस मिल गए, स्प्लिट हो गया, तो वो टूट भी सकता है, जितने का सामान है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये सारा बच्चे क्वालिटीज दी गई हैं एक अच्छे मनी की, ठीक है, मस्त सर। हाउ मनी इज मेजर्ड, मनी किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो बेटा इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है नैरो मनी का और ब्रॉड मनी का, वो भी आगे आएगा, उसको वहां पढ़ेंगे, अभी रुको थोड़ी देर के लिए। नैरो मनी ब्रॉड मनी अभी मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। मनी डिमांड, लो जी ये है मेन चीज जो चैप्टर का नाम है, डिमांड फॉर मनी क्या है, क्या मतलब है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। डिमांड फॉर मनी का क्या मतलब हुआ बच्चों कि देखो मुझे कुछ भी सामान लेना है, इकोनॉमी में रहना है, इकोनॉमी में अपना घर चलाना है, आई नीड मनी फॉर दैट। तो मेरी एक्टिविटीज के लिए मुझे जितने भी पैसे की जरूरत है जो मैं अपने पास रखना चाहता हूं, दैट इज मनी डिमांड, ठीक है। देखो बोल रहा है डिमांड फॉर मनी मीन्स द डिजायर टू होल्ड मनी, मैं अपने पास कितना पैसा रखना चाहता हूं, फॉर परचेजिंग पावर, मेरी परचेजिंग पावर के लिए, ताकि मैं कुछ भी खरीद सकूं, है ना। इट इज अ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी और चीज पे डिपेंडेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यार मैं एक अच्छा घर खरीदना चाहता हूं, एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, एक अच्छा मोबाइल फोन, एक अच्छा कैमरा, एक बढ़िया सा डिजिटल बोर्ड, और अपनी बेसिक एक्टिविटीज के लिए। अब ये कितने कितने की आएंगी, क्या उतना उतना ही मनी की डिमांड भी करूंगा मैं कि भाई एक अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूं, कम से कम 5-7 लाख की तो आएगी, तो कम से कम 5-7 लाख की अगर गाड़ी आएगी तो मैं 5-7 लाख अपने पास रखना चाहता हूँ, इतना डिमांड कर रहा हूँ मैं। अब मैंने कहा एक कैमरा लेना यार, 1-1.5 लाख का तो कैमरा भी आएगा, अच्छा कैमरा, बढ़िया कैमरा, गुड क्वालिटी कैमरा, इसकी भी मैं इतनी डिमांड कर रहा हूँ। तो बेसिकली
पैसे की डिमांड क्या इन कॉमोडिटीज के डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट हो गई? इनसे डिराइव कर रहा हूं ना, ये सामान कितने का आएगा उतना मनी की डिमांड कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, इसको हम डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। इसका मतलब मनी इज डिमांडेड नॉट फॉर इटसेल्फ, सिर्फ मनी हम मनी के लिए नहीं डिमांड कर रहे, बट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए हम इसको डिमांड कर रहे हैं। व्हाई डू पीपल डिमांड मनी? लोग क्यों डिमांड करते हैं पैसे को? नंबर 1, उसको स्टोर करने के लिए, कि ठीक है भाई मेरे पास अगर पैसा रहेगा तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, मैं हैप्पी रहूंगा, मैं अपने फ्यूचर के लिए सेफ रहूंगा, है ना। उसके बाद फॉर लिक्विडिटी, अब कोविड वाले टाइम पे आप सबको समझ में आ गया होगा कि कुछ कैश कितना इंपॉर्टेंट है भाई। मौका ही नहीं मिला ना, सब एकदम लॉकडाउन हो गया, तो कहाँ जाएंगे, कब निकालेंगे बैंक से, कब निकालेंगे इन्वेस्टमेंट से, कब निकालेंगे रियल एस्टेट से, मौका ही नहीं है ना यार। तो कुछ ना कुछ लिक्विडिटी के लिए लोग रखते हैं मनी। उसके बाद टू मेक ट्रांजेक्शंस, जितनी भी ट्रांजेक्शंस बाजार में हो रही हैं वो सब करने के लिए लोगों को पैसा चाहिए। बढ़िया। पीपल एंड फर्म्स होल्ड मनी इवन दो इट अर्न्स लिटिल और नो रिटर्न बिकॉज इट इज कन्वीनियंट एंड लिक्विड। देखो बच्चों, आप अगर घर में पैसा रखते हो तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? वो इंटरेस्ट। भाई तुम कहीं भी रखते हो उसको, बैंक में रखते, कोई गोल्ड सिल्वर खरीदते, कोई रियल एस्टेट खरीदते, कहीं इन्वेस्ट करते, तो उसके साथ कुछ तो रिटर्न आता ना। तुम सब छोड़ दो, बैंक में रख दो, तो बैंक तुम्हें 3%, 3.5% का ब्याज देगा ना यार, सेविंग डिपॉजिट पे, है ना। एफडी करोगे तो 5-6% का भी ब्याज मिलेगा ना। तो वो ब्याज तुम मिस आउट कर रहे हो क्योंकि तुम घर में पैसा रख रहे हो, राइट। बट तुम क्यों रख रहे हो? तुम रख रहे हो स्टोर करने के लिए। भाई तुम्हें तो सेफ्टी चाहिए, सडनली पैसे की जरूरत पड़ी तो कहां जाऊंगा बैंक। तुम्हें लिक्विडिटी चाहिए, तुम्हें बेसिकली चाहिए ट्रांजेक्शंस करने के लिए पैसा। तो आप पैसा जो रख रहे हो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्या? वो इंटरेस्ट मिस कर रहे हो। समझे? हाँ सर, बिल्कुल सही। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी तक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो डिमांड होगी मनी की वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, सही है। जैसे सबसे पहले इनकम। भाई सिंपल सी बात है, तुम ज्यादा इनकम जब कमाने लगोगे, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम सब सीए बन जाओगे, तुम ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। जब तुम ज्यादा पैसा कमाने लगोगे बच्चों, तो तुम्हारा मन करेगा कि यार अब हम अच्छी अच्छी चीजें खरीदें, अपना लाइफस्टाइल बेटर करें, बड़ी गाड़ी लूं, बड़ा घर लूं, बढ़िया सा फोन लूं, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनूं, या कुछ भी हो सकता है तुम्हारा थॉट प्रोसेस। अपने माँ बाप को एक अच्छी घुमा के लाऊं, बढ़िया जगह पे ट्रिप करा के लाऊं, उनको बढ़िया एयरप्लेन्स में घुमाऊं, बढ़िया उनके लिए 5 स्टार होटल्स में उनको लेके जाऊं। तो जब ज्यादा इनकम होती है ना बच्चों, तो ज्यादा स्पेंड करते हैं लोग, तो ज्यादा मनी हेल्ड करते हैं। तो पहला फैक्टर जो डिमांड फॉर मनी के अंदर आएगा, जो उसको इंपैक्ट करेगा, वो है आपकी इनकम। ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है? प्राइस लेवल, यानी मार्केट में जो रेट्स हैं वो इन्फ्लेटेड हैं, डिफ्लेटेड हैं, कैसा प्राइस चल रहा है। अगर चीजें महंगी होंगी तो आपको पैसे की जरूरत भी ज्यादा होगी, चीजें सस्ती होंगी तो पैसे की जरूरत भी कम होगी। तो देखो क्या बोल रहा है, हायर प्राइसेस मतलब मोर मनी। आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अल्टीमेटली डिमांड भी ज्यादा होने वाली है, राइट। उसके बाद होता है बच्चों इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है बेटा? अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, आप घर में रख रहे हो तो वो आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हो। तो अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और आप तब भी घर में रख रहे हो, तो आप उस सिनेरियो में तो लूज आउट कर रहे हो ना ये सारी चीजें। तो लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है फिर वो बैंक में जमा करते हैं, अपने पास कम रखते हैं, तो डिमांड कम हो जाती है। देखो क्या बोल रहा है, अगर हाइयर इंटरेस्ट होगा तो मोर कॉस्ट होगा होल्डिंग मनी का, तो लेस डिमांड हो जाती है उस केस में कैश की, राइट। उसके बाद रियल जीडीपी, भाई प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बनेंगे, तो मार्केट में ज्यादा चीजें होंगी आपके पास खरीदने के लिए, तो आप डिमांड ज्यादा करोगे। ऑफ कोर्स बाजार में अगर सामान ही नहीं है तो तुम्हें खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तुम डिमांड भी कम करोगे मनी की। सिंपल सा फैक्टर है, मोर प्रोडक्शन, मोर ट्रांजेक्शन, मोर डिमांड फॉर मनी, सिंपल सी बात है। उसके बाद फाइनेंशियल इनोवेशंस। बेटा जब फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशंस हो रही है ना, नई नई चीजें ग्रो कर रही हैं सर। नई नई चीजें मतलब आप देखो ना, आजकल यूपीआई चलता है, पेटीएम चलता है, कितनी सारी नई नई चीजें बाजार में आ गई हैं। तो जब ये सब चलता है तो हम कैश कैरी ही नहीं करते हैं। अब हम लोग नॉर्मली ही कितना कम यूज करने लगे हैं। मैं देखता हूं लोगों को, नॉर्मली हमारे इंस्टीट्यूशन पे ही मैं देखता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी 100 में से 99 लोग सब यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वहां से पे कर रहे हैं। तो कैश की जरूरत ही नहीं है, तो कैश की डिमांड भी कम होती चली जाएगी। तो देखो क्या बोल रहा है,
टूल्स लाइक इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम्स, इससे नीड टू होल्ड कैश कम हो जाती है। तो डिमांड फॉर मनी जो है वो अफेक्ट करती है किसके द्वारा? इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल, इनकम इन एन इकोनॉमी, बहुत कुछ चलता है बेटा, ठीक है। अब बच्चों हम कुछ थियरीज पढ़ने वाले हैं, मेनली 3 थियरीज हैं, 2 मैं आपको इसी क्लास में कराऊंगा और नेक्स्ट फिर मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा। 2 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लगभग आधा हमारा 2 थियरी करके हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, क्यूटीएम याद रखना, ठीक है। क्यूटीएम, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, ये क्या है? सबसे पहले तो याद रखो कि ये फिशर भाई ने दी है। इनका नाम क्या है? इरविंग फिशर। आजा यार, लो जी। propounded by Irving Fisher in 1911, later supported by neoclassical economist। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा? क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में और प्राइस लेवल के बीच में। सर क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में और प्राइस लेवल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन मतलब कैसे? देखो इसने यहाँ पे इक्वेशन बनाई। सबसे पहले इसने क्या बोला? M का मतलब बाजार में कितना मनी सर्कुलेशन में है, यानी कितना मनी ऑलरेडी मार्केट में अभी है। उसके बाद V का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी को आप समझो कि मतलब कितनी बार वो पैसा घूमा है। वेलोसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो पैसा सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद P का क्या मतलब है? प्राइस, सिंपल प्राइस हो गया। उसके बाद T का मतलब है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है। अब एक बात समझो भाई, जितना मेरे पास पैसा है, जितना मेरे पास पैसा है उतनी ही तो मैं ट्रांजैक्शंस करूंगा ना यार। मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं और एक चॉकलेट 10 रुपए की है और मुझे चॉकलेट्स ही खरीदनी है, तो मैं 10 बार खरीद पाऊंगा ना, ट्रांजैक्शंस 10 होंगी ना उससे। इसका मतलब जितनी मैं डिमांड कर रहा हूं उतनी ही उधर ट्रांजैक्शन भी हो रही है या नहीं हो रही है बेटा? कि जितना मेरी जेब में पैसा है उतनी तो मैं ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा, राइट। उतनी बार वो पैसा सर्कुलेट होगा, है ना, उतनी बार वो मैं खर्चा करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक चॉकलेट 10 रुपए की है, ठीक है, उसको मैं 10 बार खर्च करूंगा। उसको मैं कितनी बार खर्च करूंगा? 10 बार खर्च करूंगा। तो टोटल बेसिकली बच्चों 100 रुपए मेरी जेब में है या नहीं है? टोटल मेरी जेब में कितने हैं? 100। टोटल 100 हो गए, है ना। अब तुम इधर देखो प्राइस उसका 10 रुपए और कितनी ट्रांजैक्शन होंगी? 10। तो अल्टीमेटली ये भी 100। तो यहां पे बहुत सिंपली एक चीज समझ में आ रही है, कि जो हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी है और जो प्राइस लेवल है वो सिंपली डायरेक्ट रिलेशन में चल रहा है। कि भाई अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहां पे हमको। भाई चॉकलेट अगर 20 रुपए का हो जाएगा और 10 चॉकलेट खरीदनी है तो 100 से काम तो नहीं चलेगा, फिर कितनी चाहिए होंगी? 200 चाहिए होंगी, सिंपल सी बात है। तो आम भाषा में अगर मैं तुमको बोलूं ना तो वो ये है कि भाई जितने रुपए की चीज है उस हिसाब से आपकी मनी की डिमांड होगी। वो ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, प्राइस लेवल कम है तो डिमांड भी कम होगी। इतना सिंपल सी चीज है। आपको मेन MB इज इक्वल टू PT याद रखना है, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, इस पे कोई चीज नहीं आएगी, बहुत सिंपल सी चीजें रहने वाली हैं, राइट। बस ये ध्यान रखना, M का मतलब कितना मनी सर्कुलेशन में है, V मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, कितनी बार आप उसको खर्चा कर रहे हो। उसके बाद P मतलब प्राइस लेवल क्या है, जो कमोडिटी प्राइस कितना है उसका, और T का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हुई। ठीक हो गया, बढ़िया सर। अब बच्चों इसमें एक नई चीज आई। एक नई चीज क्या आई? देखो एक बात समझो भाई, ये तो क्या था? ये तो डिमांड फॉर मनी था। ये तो क्या था? डिमांड फॉर मनी था, कि कितना मेरे पास डिमांड हो रही है मनी की, है ना। और इधर क्या आया था हमारे पास? PT। ये वो था कि टोटल हमारे पास एक तरीके से कितनी टोटल ट्रांजैक्शंस हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू अ फिक्स प्राइस, राइट। अब ये नया क्या आ गया सर? M-V- क्या आ गया बच्चों? अब एक बात बताओ भाई, क्या लोग सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन से ही लेन देन कर रहे हैं बाजार में, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन से भी कर रहे हैं? सर अब तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी बहुत प्रोमिनेंट हो गई, जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ कैश से करें। तो सिर्फ कैश से जब हम मार्केट ट्रांजैक्शंस को रिलेट करके दिखा रहे थे तो वो अधूरा लग रहा था। तो इन्होंने बाद में उसको एक्सपैंड करा, कैश के साथ साथ बैंकिंग भी जोड़ दिया।
यानी कि M1 का मतलब बैंक डिपॉजिट्स कितने यूज हो रहे हैं, और V डैश मतलब वेलोसिटी ऑफ बैंक का मनी, है ना। कैश का मनी कितनी बार घूमा, बैंक का मनी कितनी बार घूमा, टोटल मनी इतना घूमा ना, घुमा या नहीं घुमा, और इतनी ही हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सिंपल सिंपल क्या आ गया, ट्रांजैक्शंस। ठीक है या नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब इसको एक्सपेंड करा गया तो कैश के साथ साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी जोड़ी गई। ओके, देखो क्या बोल रहा है, V एंड V डैश आर कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। बोल रहा है जो V और V डैश है ना, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो T है इट इज फिक्स्ड ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट, जो ट्रांजैक्शन है वो भी कांस्टेंट रहेगा फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से। ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट चलता है, इकोनॉमी में हम फुल एम्प्लॉयमेंट कंसीडर करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। भाई जब सब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो ट्रांजैक्शंस उतनी तो होंगी ना, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी। तो देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो हिल ही नहीं रही, राइट। तो अब मुझे बताओ क्या जो मेरा मनी है क्या वो प्राइस पे डिपेंड हो गया, सिंपल सिंपल। P डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन M, राइट। तो देखो बोल रहा है कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो मनी भी ज्यादा चाहिए भाई, प्राइस कम होगा तो मनी भी कम चाहिए। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या है, द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शंस। सिंपल है ना यार, जितनी ट्रांजैक्शन करनी है मल्टीप्लाइड बाय जितने की चीज है वो, उसका जो टोटल अमाउंट आएगा उतनी तो डिमांड करना चाहते हो ना तुम बाजार में, सिंपल है ना। उसके बाद बोल रहा है सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश। सिंपल सी बात हो गई भाई कि जो सप्लाई है वो ये हो गई, लेकिन सप्लाई की चर्चा हम अभी आगे और डिटेल में करेंगे। मोर ट्रांजैक्शंस इज इक्वल टू हायर डिमांड फॉर मनी, जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा नंबर ट्रांजैक्शंस के साथ साथ डिमांड होगी मनी की भी। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। मेनली जो थियरी है ना, जो हमारी QTM थियरी है, ये सिंपल ये बोल रही है कि जो मनी की डिमांड है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। ज्यादा प्राइस होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगी, कम प्राइस होगा तो डिमांड भी कम होगी, ये है सिंपल। ठीक है सर, अब आ गई कैम्ब्रिज अप्रोच। सर कैम्ब्रिज अप्रोच क्या है, देखो क्या बोल रहा है। कैम्ब्रिज अप्रोच में कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम आपने सबका सुना हुआ होगा, मार्शल जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बादशाह मार्शल जी। पिगौ भी पीछे आए थे अभी, AC पिगौ, रॉबर्टसन, कीन्स तो बहुत पॉपुलर है हमारे मैक्रो में। तो देखो इन्होंने एक नया आइडिया दिया अबाउट व्हाई पीपल डिमांड मनी। ये एक नई थियरी लेके आए कि लोग डिमांड ही क्यों करते हैं पैसे की, व्हाई पीपल डिमांड मनी। दिस इज कॉल्ड कैश बैलेंस अप्रोच। अब देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना बच्चों, एक चीज पढ़ी थी कि मनी इज नॉट डिमांडेड फॉर इटसेल्फ, मनी इज डिमांडेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये थोड़ी अलग अप्रोच है, इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अलग है, यह पढ़ के तुम्हें और मजा आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है पीपल होल्ड मनी नॉट जस्ट टू स्पेंड बट ऑल्सो टू कीप इट सेफली फॉर फ्यूचर नीड्स। इसका मतलब लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं रखते, अपने फ्यूचर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी रखते हैं। हाँ या ना, अगर आपके पास आपके पेरेंट्स ने कुछ पैसा सेव करके रखा हुआ है, वो पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं रखा हुआ, वो रखा हुआ है कि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, वहां पे पैसा होगा तो सेफ्टी होगी, स्ट्रेस फ्री काम कर पाएंगे, स्ट्रेस फ्री जीवन जी पाएंगे, है ना। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले लोग क्यों होल्ड करते हैं पैसा। नंबर 1, टू स्पेंड लेटर, टू स्पेंड लेटर। इसका मतलब सेल एंड परचेज डोंट ऑलवेज हैपन टुगेदर, सो पीपल कीप मनी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। भाई बार्टर में तो ये होता था कि अगर आपने माल दिया किसी को तो उससे लेना भी पड़ेगा। आज ऐसा थोड़ी ना है, मैं सेल कर सकता हूं, मैं नहीं बाय करता, कुछ पैसा रखता हूं मैं अपने पास जोड़ के। मनी ने यही तो करा, अभी मैंने शुरू में बताया ना कि स्प्लिट कर दिया। सिंपल सी चीज है, यहां पे जरूरी नहीं है कि अगर आज मैं सेल कर रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं भी खर्च करूंगा, नहीं करता मैं खर्च। तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग पैसे को लेटर भी स्पेंड कर सकते हैं, इसीलिए पैसा अपने पास बचा के रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, लाइक गेटिंग सैलरी नाउ बट पेइंग रेंट लेटर। सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास सैलरी अभी आ गई बट मैं उसको पे करूंगा फ्यूचर में,
है ना। इसका मतलब यही है कि मैं फ्यूचर नीड्स के लिए भी पैसा बचा के रख रहा हूं। तीसरा, फॉर सेफ्टी, प्रिकॉशन के तौर पे कि कोई इमरजेंसी आएगी, कोई अनसर्टेन सिचुएशन आएगी, तो जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो पैसा हम होल्ड करके रख रहे हैं क्या सिर्फ इसलिए कि हमें उससे सामान ही खरीदना है? ऐसा नहीं है बेटा। यहां पे थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ, यानी कि पैसा सिर्फ सामान के लिए नहीं है, पैसा इसीलिए भी है क्योंकि मनी गिव्स कॉन्फिडेंस, मनी गिव्स रिलीफ। मनी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई भी समस्या आएगी मैं देख लूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या बोल रहा है, सो इन दिस अप्रोच मनी गिव्स यूटिलिटी। मनी हमको क्या प्रोवाइड करता है? मनी हमको प्रोवाइड करता है यूटिलिटी, यूजफुलनेस, इवन व्हेन इट इज नॉट स्पेंट इमीडिएटली। जरूरी नहीं है कि भाई हमें अभी खर्च करना है। मनी अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन, एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, अपना एक यूज प्रोवाइड करता है। हाउ मच मनी डू पीपल वांट टू होल्ड? कितना पैसा लोग होल्ड करना चाहते हैं? फिर वही बात, वो इनकम पे डिपेंड करता है। ज्यादा इनकम होगी तो आप ज्यादा पैसा होल्ड कर सकते हो। दूसरा, वेल्थ पे, इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करता है, क्या इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं उस हिसाब से लोग बैंक में रखेंगे या नहीं रखेंगे, है ना। वेल्थ किस हिसाब से चल रही है। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी, भाई पहले वाली इक्वेशन भी याद करनी है, ठीक है, अब वाली इक्वेशन भी याद करनी है। पहले वाली क्या थी? mv इज इक्वल टू pt, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी फ्रेश कौन सी आई? सही है। अब इसके अंदर ये वाला v, ये वाला v, ये वाला t, ये कांस्टेंट थे। तो मनी जो था वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, सीधा सीधा हो गया था ही नहीं हो गया था कि भाई जितना जितना प्राइस होगा ट्रांजैक्शंस का उस हिसाब से डिपेंडेंट हो गया। ये अप्रोच अलग है। ये क्या बोलता है कि जो मनी डिमांड है, एमडी मतलब मनी डिमांड, के का मतलब क्या है? के का मतलब है कि कितना पैसा तुम होल्ड करना चाहते हो एज कैश, है ना भाई। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सर ये पीवाई क्या है? पीवाई समझ लो कि तुम्हारी इनकम है, ठीक है, नॉमिनल इनकम समझ लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा भी होगा, बल्कि देखो, पी का मतलब प्राइस लेवल और वाई का मतलब है यहां पे रियल इनकम। तो पीवाई क्या है? पीवाई है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम मतलब टोटल मनी इनकम, है ना, कि टोटल तुम्हारे पास कितनी मनी इनकम है, टोटल मनी इनकम। अब भाई सपोज तुम्हारे पास जो टोटल मनी इनकम है वो 500 रुपए की है। अब 500 में से तुम कितना कैश में रखना चाहते हो, वही तो तुम्हारा मनी डिमांड हो गया नहीं हो गया? अब तुमने बोला भाई हम 70% रखना चाहते हैं, तो के हो गया 0.70, मल्टीप्लाई कर दो 500 का 0.7570 कितना हो गया? 7535, 350। तो 350 की तुम्हारी मनी डिमांड आ जाएगी। सिंपल। तो ध्यान रखो कि आप अपनी टोटल नॉमिनल इनकम में से कितना पोर्शन कैश में होल्ड करना चाहते हो, वो यहां आ गया। एमडी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय पी वाई। ओके, ये याद रखना है। परफेक्ट सर। इट मीन्स पीपल कीप अ फिक्स पार्ट, वो के है, ऑफ देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश। बढ़िया। मनी इज डिमांडेड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड फॉर ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब यह है कि लोग जो हैं वो सिर्फ पैसे को ट्रांजैक्शन के लिए नहीं रखते। पीछे वाली थ्योरी तो यही बोल रही थी कि जो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शन होगा उतना मनी डिमांड होगा, राइट। इसका मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए रखते हैं, लेकिन ये बोल रहा है सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं, उसके खुद के यूज के लिए, उसकी यूजफुलनेस के लिए, उसकी स्टोरिंग फैसिलिटी के लिए भी रखते हैं। फोकस इज ऑन व्हाई पीपल वांट टू होल्ड मनी, नॉट जस्ट स्पेंड इट। इट इज अ पार्ट ऑफ नियो क्लासिकल थियरी ऑफ मनी। इसके बाद आएगा बच्चों कीनेसियन थियरी। आधा चैप्टर मैंने आपको करा दिया, आधा कराऊंगा अगले पार्ट में। तो बहुत अच्छे तरीके से आज यहां तक पढ़ो, बढ़िया तरीके से यहां तक पढ़ो, और मैं अपना थोड़ा सा मार्केट का काम निपटाता हूँ। थोड़ा सा मुझे कुछ स्टेशनरी वगैरह खरीदनी है, क्योंकि कल मुझे कुछ स्कूल्स में जाना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आप सबको पता नहीं पता है, नहीं पता है, बट मैं अपना बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करता हूँ अंडर प्रिविलेज किड्स के साथ। कल मैं पूरा दिन बिजी रहूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा लेक्चर बना दूंगा रात को ही, आज ही, ताकि कल तुम्हारे तक आता रहे, जीएनजी ना रुके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो ना, मॉड्यूल सामने रख के अच्छे तरीके से सब कुछ कवर करके चलना। और हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इसके बाद 9, 10 करके फिर वापस से 1 से शुरू करेंगे सारी चीजें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।